नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम 1833 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। और इसके लागू करने की अगर मुख्य कारणों की हम चर्चा करें तो पहला तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहाँ पे जो है जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ था उनके लिए उसके लिए एक अच्छे मार्केट की आवश्यकता थी। और साथ ही साथ जो है कच्चे माल की भी उनको रिक्वायरमेंट थी, जब जो कि भारत से मिल सकता था। तो इन दोनों चीज़ों के लिए एक अच्छे मार्केट के लिए भी और कच्चे माल के लिए भी है भारत एक महत्वपूर्ण जगह जो है वो साबित हो सकता था। इस वजह से जो है 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। और दूसरा कारण ये है कि देखिए, उस समय 1813 के एक्ट के बाद जो है अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारत में बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभुत्व बढ़ने लगा और वे जो है नए नए जगहों पे अपना अधिकार जमाने लगे, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट हो गए, पंजाब, सिंध, ये सब जगह पे इनका प्रभुत्व स्थापित होने लगा। और जाहिर है कि यहाँ पे शासन चलाने के लिए इनको नए नए अधिनियमों की आवश्यकता हुई। तो बहुत सारे अधिनियम पास किए गए, उसमें बहुत सारे कानून भी अप्लाई किए गए, जैसे राजाओं का जो पेंशन है वो सब अप्लाई किया गया। लेकिन इन सब कारणों से और इन सब जो अधिनियम बने थे उनसे एक जो सफलता होनी चाहिए, जो वांछनीय सफलता होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए भी जो है 1833 का एक्ट जो है वो पारित किया गया था। और अगर हम इसके प्रावधानों की चर्चा करें तो अगर हम पहले प्रावधान की बात करें तो इससे जो है इसमें एकाधिकार जो था, ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। 1813 के एक्ट में आप देखेंगे कि उनका एकाधिकार, ब्रिटिश कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था। लेकिन चीन के साथ और देशों के साथ चाय का जो है वो व्यापार में एक अधिकार बना हुआ था। तो इस एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत इनका जो है एक अधिकार को कंप्लीट पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। और अब कंपनी का जो काम है वो एक तरीके से प्रशासनिक रह गया था, व्यापारिक नहीं रहा था। और दूसरा अगर हम कारण देखें तो राजस्व के अधिकार को फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में भी बढ़ाया गया था और 1833 के चार्टर एक्ट में भी जो है राजस्व का जो अधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया था कि जो भी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हैं वहाँ का जो शासन है वो एक तरीके से सम्राट के द्वारा चलेगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत जो है अब औपनिवेश की तरफ बढ़ रहा था। औपनिवेशिक जो कॉलोनी होती है वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगर हम तीसरे प्रावधान की बात करें तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो इस तरीके से भारत के पहले गवर्नर जनरल, इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। और अंग्रेज़ों को और अगर हम इसके चौथे प्रावधान की बात करें तो अंग्रेज़ों को बिना अनुमति के अब भारत में बसने या निवास करने की छूट मिल गई थी। अंग्रेज़ जो है यहाँ पे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में था कि अंग्रेज़ इंजीनियर या और जो व्यापारिक वर्ग है वो यहाँ करके बस सकते हैं, लेकिन उनको जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ आकर के बस सकते थे, यहाँ पर आकर के भूमि खरीद सकते थे। ये जो है इस एक्ट में इसका प्रावधान किया गया। अगर हम पांचवें प्रावधान की बात करें तो जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या जो 4 से घटा करके 3 किए गई थी।
तो 1833 के चार्टर एक्ट में जो सदस्यों की संख्या है पुनः जो है वो 4 कर दी गई थी, और विधि चौथा जो सदस्य था उसका विधि विशेषज्ञ होना अनिवार्य कर दिया गया था। और ये जो थे लॉर्ड मैकाले जो थे, ये आपके एक विधि विशेषज्ञ के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। और अगर हम छठे प्रावधान की बात करें तो भारत में जो है कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था। जो भारत के जो कानून है उसके रेक्टिफिकेशन के लिए ये किया गया था। और सातवां जो है, इसमें दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा को है जो इस एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, और इसके तहत 1843 में पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। तो ये तो था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। और अगर हम 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो 1853 का चार्टर एक्ट था वो मुख्य रूप से उसके 1853 का चार्टर एक्ट जो है उसके आने का जो मुख्य कारण है वो बेसिकली 1852 में एक सेलेक्ट कमेटी बनी थी। उसमें प्रशासनिक सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार की आवश्यकताओं पे बल दिया गया था। और साथ ही साथ जो राजा राम मोहन राय थे उनकी ब्रिटेन की यात्रा थी, तो इन दोनों की वजह से मुख्य रूप से 1853 का जो है वो चार्टर एक्ट आया था। और इसका मतलब कारण में तो पहला, अगर हम कारण डाल दें, पहला कारण तो 1852 की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट 1852 की सेलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस समय एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी का जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे, और उनके शासनकाल में 1853 का चार्टर एक्ट आया था। और अगर हम इसके प्रावधान की चर्चा करें तो इसमें अगर इसके हम पहले प्रावधान को देखें तो पहला प्रावधान ये था कि जो ब्रिटिश संसद है वो किसी भी वक्त कंपनी के शासन को ख़त्म कर सकती थी। जो ब्रिटिश कंपनी है वो किसी भी वक्त कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। और अगर हम इसके दूसरे प्रावधान की चर्चा करें तो इससे जो है वो जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनमें जो सदस्यों की संख्या 24 थी, तो उस सदस्यों की संख्या जो 24 है उससे घटा करके 18 कर दी गई थी, जिसमें कि 6 सदस्य जो हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार जो है वो वहाँ के सम्राट को दे दिया गया था। अगर हम इसके तीसरे प्रावधान की बात करें तो जो कानून विशेषज्ञ था, कानून विशेषज्ञ को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया था। जो आपके लॉर्ड मैकाले साहब थे, जो उनको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया था, और साथ ही साथ वीटो का भी अधिकार उनको मिल गया था। इससे पहले वीटो का अधिकार नहीं मिला था, इसमें गवर्नर जनरल को भी मिला था, और गवर्नर जनरल को फिर सारे सदस्यों के बराबर का अधिकार एक तरीके से दे दिया गया था। और अगर हम चौथे प्रावधान की बात करें तो इसमें जो है भारतीय और अगर हम चौथे प्रावधान की बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा का प्रावधान जो है वो इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक भारतीय सिविल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, और इसमें भारतीयों के लिए भी ओपन कर दिया गया था। और उस समय जो सिविल सेवा में
में मतलब बैठने की जो उम्र थी वो 18 से 23 वर्ष जो है वो निर्धारित कर दी गई थी, जो कि उस पर्टिकुलर समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय के एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये न्यायोचित नहीं था, ये एक गलत डिसीजन था। अगर हम इसके पांचवें प्रावधान की जो चर्चा करें तो बंगाल के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई तथा गवर्नर जनरल जो है उनको एक्चुअली अब भारत का जो है वो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो उनको बंगाल से अलग कर दिया गया और बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई थी। अगर हम इसके छठे प्रावधान की चर्चा करें तो इस एक्ट के तहत पहली बार विधायी और प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख किया गया। इसमें पहली बार विधायक और प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख किया गया, उनको एक दूसरे से पृथक किया गया और विधायी कार्यों के लिए जो है एक 6 सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए, जो कि उस वहाँ के जो स्थानीय प्रांतीय सरकार थी उसके वहाँ से इनकी नियुक्ति की गई और इसमें मुख्य रूप से बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और आगरा, इसमें बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और आगरा वहाँ के बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और आगरा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया और पहली बार जो है इसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों का अलग अलग उल्लेख किया गया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहली बार इसमें एक तरीके से जैसे आज कहा जाता है कि इसे लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसका जो पृष्ठभूमि है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, तो उसकी पृष्ठभूमि एक तरीके से 1853 के चार्टर एक्ट से हमको दिखने लगी थी। इसमें जैसे अगर विधायी कहा जाए तो आज के अगर हम प्रोस्पेक्ट में देखें तो विधायी जो है जिनका काम होता है कानून बनाना, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा जो है वो कानून बनाती है और प्रशासनिक कार्य जो है ये हो गए आपके इनको कार्यपालिका आप कह सकते हैं। कार्यपालिका आज के डेट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद हो गए वो कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये जो भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल में जितने भी चार्टर एक्ट आए थे उसमें ये आखिरी कड़ी है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये आखिरी चार्टर एक्ट है और जो पहला चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो पहला चार्टर एक्ट जो है वो 1793 में आया था। तो ये आपका एक्ट हो गया 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। थैंक यू।